अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपना लेसन 11 स्टार्ट करेंगे जो कि तकरीबन 7 से 8 टॉपिक्स को कवर कर रहा है। इस वाले लेक्चर में हम पहले 3 या 4 टॉपिक्स कवर करेंगे। आप सब लोग जानते हैं इतने ज़्यादा लेंथी टॉपिक्स हैं, एक वीडियो में एक लेक्चर में कवर करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है। अभी जो है वो हम 3 या 4 टॉपिक्स इस वाले लेक्चर में कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। टॉपिक 51 है लैंग्वेज, थॉट एंड कल्चर। तीनों चीज़ों को वन बाय वन यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। पहले लैंग्वेज का बताया गया है कि इज़ बोथ यूनिक एंड ऑटोनॉमस, यानी कि लैंग्वेज जो है वो पोसेस करती है मुख्तलिफ करेक्टरिस्टिक्स, किस तरह से यूनिक है उसके बारे में बता रही हूँ कि लैंग्वेज जो है वो पोसेस करती है मुख्तलिफ करेक्टरिस्टिक्स को जो कि ऑपरेट होते हैं इंडिपेंडेंटली, मतलब कि इनेबल करता है कम्युनिकेशन को थ्रू कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो लैंग्वेज है वो यूनिक है। नीचे वो बताते हैं कि देयर आर सम सिमिलैरिटीज बिटवीन लैंग्वेज एंड अदर फिनोमेना रेदर देन द डिफरेंसेस। तो ये जो 3 पॉइंट्स यहाँ बताए गए हैं, बेसिकली यहाँ पर वो बताना चाह रहे हैं कि लैंग्वेज और कल्चर जो है उनका एक क्लोज कनेक्शन है। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाते हैं कल्चर क्या है। उन्होंने कहा है कल्चर इज समथिंग दैट एवरीबडी हैज़, यानी कि हर एक का होता है कल्चर। ठीक है, अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट देखें कल्चर का तो वो क्या होता है कि ये एक तरह से इससे मुराद एक कम्युनिटी की तरफ से की जाने वाली कुछ शेयर्ड करेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, जो कि लोग जो है वो बढ़ते बढ़ते आप कह सकते हैं कि सीखते हैं। इसमें शामिल है कि वो क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, क्या जानते हैं, उनके क्या बिलीव्स हैं। तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपके कल्चर के बारे में बताती हैं। ठीक है, उसके अलावा नीचे वो बताते हैं कि वर्ड गुड इनफ जो है उसने क्या बताया था कि टेक कल्चर्स एज सोशली एक्वायर्ड नॉलेज, यानी कि कल्चर जो है वो कहता है कि एज नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू सोशल इंटरेक्शन। ठीक है, ये सोशल इंटरेक्शन के थ्रू ही आप एक्वायर्ड कर सकते हैं। अब किस तरह से एक्वायर्ड कर सकते हैं वो मैं आपको आगे ये स्टेप बताती हूँ, तो आप लोगों को ये वर्ड गुड इनफ जो है इसकी डेफिनेशन, इसका जो पर्सपेक्टिव है वो भी समझ आ जाएगा। ठीक है, नीचे वो बताते हैं कि इफ कल्चर इज नॉलेज इट कैन एग्जिस्ट ओनली इनसाइड पीपल्स हेड, सो देयर इज अ प्रॉब्लम इन स्टडिंग इट। यानी कि ये जो कल्चर होता है ना, बेसिकली लोगों के जहन जो है जहनों में समाया हुआ है। ठीक है, तो आपको इसको स्टडी करने के लिए जो है वो मुख्तलिफ स्टेप्स जो है उनको फॉलो करना पड़ेगा, तब जाकर जो है वो आप कल्चर नॉलेज को सही से जान सकते हैं। ठीक है, अब वो कौन से स्टेप्स हैं वो आगे बताए गए हैं। फर्स्टली वी कैन ऑब्जर्व पीपल्स नेचुरल बिहेवियर एंड ड्रॉ आवर कंक्लूजन अबाउट द नॉलेज दैट मस्ट अंडरलाई इट। ठीक है, तो बेसिक जो स्टेप्स यहाँ पर बताए गए हैं मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता देती हूँ, शॉर्ट वे में बता देती हूँ, आप उस तरह से लिख लीजिएगा कि कल्चर को स्टडी करने के लिए, उसके मुताले के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। पहले तो आपको बिहेवियर ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा आपको इंटरव्यूज कंडक्ट करने पड़ेंगे। इसमें शामिल है हमारे पास सेल्फ इन्फॉर्मेशन डाटा। ठीक है, यानी कि आपको खुद जाकर जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके अलावा इसमें कुछ साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स शामिल हैं। ठीक है, सिंपल सी बात जो ऊपर उन्होंने बताई है कि कल्चर बेसिकली क्या होता है कि हर एक के जहनों में समाया हुआ है, तो उसको स्टडी करने के लिए आपको लोगों से इंटरेक्शन करना पड़ेगा, सोशल इंटरेक्शन करना पड़ेगा। तो वो वर्ड गुड इनफ बताता है कि कल्चर एक तरह से हमारे पास एक सोशली एक्वायर्ड नॉलेज है। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल कॉन्सेप्ट था कल्चर का। उसके अलावा यहाँ पर कुछ और टर्म्स बताई गई हैं जिनमें हमारे पास थॉट आ जाता है। ये क्या कवर करता है, ये हमारी जितनी भी मेंटल एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि रिलेटेड टू परसेप्शन, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, वो सारे इस कैटेगरी में आ जाती हैं, तो इसको हम थॉट कहते हैं। उसके अलावा मेमोरी आ जाती है। मेमोरी किसको कहते हैं, हमारे ब्रेन में हमारी इन्फॉर्मेशन सेव करने की, उसको स्टोर करने की, इनकोड करने की जो होती है सलाहियत, उसको मेमोरी कहते हैं। इन्फेरेंस क्या होता है, इन्फेरेंस की यहाँ पर जो बेसिक सी डेफिनेशन बताई गई है उसके अकॉर्डिंग देखें तो रेलेवेंट एविडेंस को कंसीडर करके, ठीक है, उनकी बेस पर डिसीजन करना। ठीक है, तो आप सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि मेकिंग अ डिसीजन बाय कंसीडरिंग रेलेवेंट एविडेंस। ठीक है, तो इसको हम इन्फेरेंस कहते हैं। उसके अलावा हमारे पास प्रोपोजिशन आ जाता है। इसकी बहुत सिंपल सी बड़ी इजी सी डेफिनेशन बताई गई है कि मे बी आइदर रिमेंबर्ड और इन्फर्ड, इट मे बी आइदर समथिंग वी नो और समथिंग वी डिस्कवर्ड add to our memory so that the next time it will be there as knowledge। यहाँ पर जो बेसिक चीज़ बताई गई है कि जो प्रोपोजिशंस होते हैं ये एक तरह से थॉट्स होते हैं जो कि हमें या तो याद होते हैं, ठीक है, या फिर हम क्या करते हैं कि हम उन्हें सीखते हैं, उनका पता लगाते हैं और अपनी नॉलेज जो है उसको भी बिल्डअप करते हैं ताकि अगली बार जो है वो इल्म के तौर पर वो हमारे माइंड में जो है वो मौजूद हो, हमें पता हो। ठीक है, इसको हम प्रोपोजिशन कहते हैं। देन हमारे पास नीचे अगेन कॉन्सेप्ट आ जाता है, मे आइदर एग्जिस्ट इन अवर मेमोरी एज अ कैटेगरी यूज इन थिंकिंग और मे बी क्रिएटेड एज अ न्यू कैटेगरी विच कुड देन टू बी स्टोर्ड अवे। कॉन्सेप्ट में वो बताते हैं कि या तो ये हमारी मेमोरी में पहले से मौजूद होते हैं, ठीक है, या तो पहले से मौजूद होते हैं या फिर हम इन्हें क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो फिर जाकर क्या होता है कि हमारी मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं। इनको हम कॉन्सेप्ट्स कहते हैं। नीचे जो लाइंस हाईलाइट की हैं उनमें सिंपल सी जो बात बता रहे हैं वो कि कल्चर जो होते हैं वो एक तरह से सोशली एक्वायर्ड नॉलेज है। ठीक है, ये कोई हमारी पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पर नहीं होते बल्कि हम इसमें इंफॉर्मेशन जो है वो गेन करते हैं सोशली, ठीक है, इंटरेक्शन करके। ये हमारी पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पर नहीं आती। तो ये यहाँ पर बताया गया, शॉर्ट वे मैंने आपको बता दिया, आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास नॉन कल्चरल
कॉन्सेप्ट आ जाता है। नॉन कल्चर कॉन्सेप्ट क्या होता है? ये बेसिकली क्रिएट किया गया होता है इंडिपेंडेंटली, यानी कि दूसरे लोगों के हवाला जो होते हैं, हवाला जात, उनके बगैर हम खुद बनाते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंटली। इसको हम नॉन कल्चर कॉन्सेप्ट कहते हैं। उसके अलावा कुछ काइंड्स ऑफ नॉलेज यहाँ पर बताई गई हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और उसके अलावा आपको क्विज में बहुत दफ़ा आता है। कल्चरल नॉलेज क्या होती है? जो कि दूसरे लोगों के थ्रू जो है वो हम अक्वायर करते हैं, लेते हैं, इसको हम कल्चरल नॉलेज कहते हैं। उसके अलावा शेयर्ड नॉन कल्चर नॉलेज किसे कहते हैं? ये वो नॉलेज होती है जो कि एक दूसरे से सीखी गई नहीं होती, ठीक है, जो एक दूसरे से हम नहीं सीखते बल्कि एक कम्युनिटी के अंदर ये ग्लोबली शेयर्ड होती है, ठीक है। उसके अलावा नीचे हमारे पास नॉन शेयर्ड नॉन कल्चरल नॉलेज आ जाता है। ये पर्सनल और यूनिक होती है हर इंडिविजुअल के लिए, ठीक है, तो ये आपने बेसिक कॉन्सेप्ट इसके याद रखने हैं। देन हमारे पास अगेन कॉन्सेप्ट आ जाता है क्लासिकल थ्योरी ऑफ कॉन्सेप्ट। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहाँ पर वो बता रहे हैं कि हर चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए उसके कुछ रेलेवेंट फीचर्स, उसके कुछ रेलेवेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बतानी चाहिए और बतानी होंगी। तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्लासिकल थ्योरी ऑफ कॉन्सेप्ट कहते हैं। उसके अलावा नीचे हमारे पास पैसेज है, ठीक है, ये सारा, इसमें बेसिकली प्रोटोटाइप थ्योरी की बात की गई है जो कि प्रपोज किया गया था बाय साइकोलॉजिस्ट एलेनर रोश, ठीक है। उसने कुछ यहाँ पर पॉइंट्स बताए थे और उसके अकॉर्डिंग ये थ्योरी सजेस्ट करती है कि कॉन्सेप्ट ऑर्गेनाइज होते हैं अराउंड क्लियर केस या प्रोटोटाइप, ठीक है। अब प्रोटोटाइप किसे कहते हैं? कि आप कोई वर्ड यूज़ करते हैं तो उससे क्लोजली रिलेटेड एग्जाम्पल यूज़ करें। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फर्नीचर की बात कर रही हूँ तो चेयर जो होगी वो बेटर एग्जाम्पल होगी देन बेंच और स्टूल, ठीक है। तो इस तरह से प्रोटोटाइप इसको कहते हैं कि अगर आप कोई वर्ड चूज़ कर रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उससे रेलिवेंट ही एग्जाम्पल यूज़ करें। उसके अलावा यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं। पहले वो बताते हैं कि कॉन्सेप्ट जो होता है वो ऑर्गेनाइज हो अराउंड ए क्लियर केस या प्रोटोटाइप, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, यानी कि इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनको आसानी से समझ आ सके, ठीक है। दूसरा वो कहते हैं कि ये फजी बाउंड्रीज जो होती हैं ना कॉन्सेप्ट्स की, जैसे कि ओवरलैप बिटवीन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, उनके बारे में भी बता देता है, डिस्टिंक्शन भी शेयर कर देता है, ठीक है। और तीसरा वो बताते हैं कि कैसे प्रोटोटाइप को यूज़ किया जा सकता है कैटेगराइज करने के लिए लोगों को लैंग्वेज की कैटेगरी में, ठीक है। तो ये डिफरेंट पॉइंट्स थे जो कि यहाँ पर बताए गए थे और ये सारा हमारा ओवरऑल कॉन्सेप्ट था, ठीक है। सच डिफ़िकल्ट नहीं है बट थोड़ा सा लेंथी है, तो उस हिसाब से आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखने पड़ेंगे। बाकी मोस्टली जो है ये क्विज़ में आता है, ठीक है। कल्चर की डेफिनेशन आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा कुछ लिंग्विस्ट हैं, उनके अकॉर्डिंग क्या उनके पर्सपेक्टिव थे वो भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, तो वो आपने याद रखना है। उसके अलावा हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि 52 है, लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी। ये सबसे पहले डिस्कस किया गया था सेपर के थ्रू 1929 में और कुछ जो है वो बाद में एडिंग्स वोल्फ ने भी की थी, तो इस वजह से इसको हम सेपर वोल्फ हाइपोथेसिस कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट बेसिकली, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, एंड देन जो यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी, यहाँ आप इसको सेपर वोल्फ हाइपोथेसिस कह सकते हैं। ये सजेस्ट करता है कि लैंग्वेज की वोकैबुलरी और स्ट्रक्चर्स ऑफ लैंग्वेज है वो शेप कर सकते हैं या असर डाल सकते हैं लोगों के वे ऑफ टॉकिंग, लोगों के वे ऑफ स्पीकिंग पर, ठीक है, अबाउट द वर्ल्ड के वो किस तरह से दुनिया को समझते हैं, उन सब पर असरअंदाज हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा वो कहते हैं कि डिफरेंट लैंग्वेजेस लीड कर सकता है डिफरेंट कोग्निटिव पैटर्न को, ठीक है, यानी कि हर लैंग्वेज है वो, इनके कहने का मतलब था कि वो डिफरेंट है और डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स रखती है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ करेक्टरिस्टिक्स शेयर किए गए हैं, ठीक है, सेपर वोल्फ हाइपोथेसिस के। वो करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि हर लैंग्वेज है वो कहते हैं स्ट्रक्चरली यूनिक है, ठीक है, यूनिक होती है, हर एक लैंग्वेज के जो है वो स्ट्रक्चर्स यूनिक होते हैं। दूसरा, एक लैंग्वेज के एक्सप्रेशन और कॉन्सेप्ट ज़रूरी नहीं कि दूसरी से मिलते हों बल्कि ये वेरी करते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी ओपन द विंडो टू द रियलाइजेशन दैट ऑल लैंग्वेजेस डू नॉट ट्रांसलेट टू ईच अदर। अलावा लैंग्वेज हैज़ अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद थॉट, यानी कि इसका हमारे थॉट के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है और ये दोनों एक दूसरे पर असरअंदाज होते हैं, ठीक है। उसके अलावा नीचे बताते हैं कि लैंग्वेज इज़ नॉट ओनली टू डिटर्मिन द पैटर्न ऑफ कल्चर बट आल्सो डिटर्मिन द मैनर एंड द वे द ह्यूमन माइंड थिंक्स। तो सिंपल वर्ड्स में वो बताते हैं कि जो लैंग्वेज होती है वो ना सिर्फ शेप करती है कल्चर को बल्कि हमारा जो एक सोचने का वे होता है उसको भी, और ये हमारे थॉट्स पर असरअंदाज होती है, ठीक है। उसके अलावा द लैंग्वेज वी स्पीक इन्फ्लुएंस द वे वी थिंक, जिस तरह हम बोलते हैं, ठीक है, वो हमारे सोचने पर भी असरअंदाज होती है। बहुत ईजी चीज़ें यहाँ डिस्क्राइब की गई हैं। वन लैंग्वेज कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड टू अदर लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक एग्जाम्पल शेयर की गई है कि द पंजाबी वर्ड जूट। अब आई डोंट नो कि ये जूट है या झूठ है। एक झूठ वर्ड होता है ना कि मतलब आप झूठ बोल रहे हैं, तो शायद ये वो वाला वर्ड है, ठीक है। तो वो बताते हैं कि वर्ड जो है ज़रूरी नहीं कि दूसरी लैंग्वेजेस में भी सेम हो। दिस वर्ड एंड इट्स मोस्ट लिटरल ट्रांसलेशन टू इंग्लिश मीन द
अनक्लीन यानी कि नॉट प्योर। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि ज़रूरी नहीं है कि दूसरी लैंग्वेज में भी इसका मतलब वही हो, ठीक है। नीचे यहाँ पर वही बात बताई गई है कि इन ऑर्डर टू स्पीक एनी लैंग्वेज वी हैव टू पे अटेंशन टू द मीनिंग दैट आर ग्रामेटिकली मार्क्ड इन दैट लैंग्वेज, कि हमें उसका मीनिंग जो है ग्रामेटिकली पहले उस पर जो है वो अटेंशन देनी पड़ेगी, ठीक है। उसके अलावा इंग्लिश में आगे एग्जाम्पल बताई गई है, ठीक है। तो एज सच जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आप लोगों से शेयर कर दिए हैं, इनफ हैं। देन नीचे बताया गया कि सम लैंग्वेज टीचिंग थ्योरिस्ट हैव रिकॉग्नाइज्ड दैट लर्निंग अ लैंग्वेज मीन नॉट जस्ट लर्निंग द लैंग्वेज बट आल्सो द वे ऑफ लाइफ दैट गोज विद इट। वही बात है कि जब आप कोई लैंग्वेज सीखते हैं ना, तो सबसे पहले आपको उस लैंग्वेज को प्रॉपरली अडॉप्ट करना पड़ेगा। लाइक आपको उसके अंदर प्रॉपरली जो है वो उसको अपने अंदर इमर्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि आपको साथ ही साथ जो उनका ज़िंदगी गुजारने का एक तरीका होता है, ठीक है, आपको वो भी लर्न करना पड़ेगा कि वो किस तरह से ज़िंदगी गुजारते हैं, क्या क्या चीज़ें करते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। नीचे वो बताते हैं कि पिंकर स्टेट दैट द एबिलिटी टू लर्न ग्रामेटिकल प्रॉब्लम्स एंड नोट टू डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग। सो यहाँ पर पिंकर जो है उसने एक कॉन्सेप्ट रखा था। वो कहता है कि जो एबिलिटी ऑफ लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज लर्निंग की जो एक एबिलिटी है, ठीक है, उसका ताल्लुक जो होता है वो वर्ड्स और ग्रामेटिकल प्रॉब्लम्स को समझने से एसोसिएट करता है, उससे लिंक है, ना कि एक डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग से लिंक करता है, ठीक है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था, आप लोगों ने इसको याद रखना है, ठीक है, कि डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स एक थ्योरी है तो यहाँ पर उसके डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स बताए जाएंगे, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी चीज़ें बताई जानी चाहिए। अगर हमारी डिग्री का मकसद इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना है तो आई थिंक इसमें लैंग्वेज ही सिखाई जानी चाहिए। बट यहाँ थेरीज बताई गई हैं कि किस तरह थेरी आई, किस तरह से उसके जो है वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव फिर शेयर किए गए डिफरेंट थ्योरिस्ट के थ्रू, डिफरेंट लिंग्विस्ट के थ्रू। सो ये चीज़ें हैं, बट आपको याद करनी पड़ेंगी, एग्जाम आपने पास करना है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा टॉपिक 53 आ जाता है, रीथिंकिंग लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी। सो वो यहाँ पर बताते हैं कि लेट 80s में जो है वो इस कॉन्सेप्ट को रीसर्फेस किया गया, ठीक है, इन मोर रिफाइंड फॉर्म। एंड देन नीचे वो बताते हैं कि लैंग्वेज एंड वर्ल्ड व्यू एंथ्रोपोलॉजिस्ट जैन हिल वो बताते हैं कि हिल और मैनहाइम जो था वो कहते हैं कि लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी हद से ज़्यादा आसान जो तस्वुरात होती हैं उनका मुकाबला करने के लिए है। वो कहते हैं कि लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी जो है ये सिर्फ एक हाइपोथेसिस नहीं बल्कि एक तरह से एक रिस्पॉन्स है सिंपलिस्टिक व्यूज़ इन ग्रामर का, जो कहते थे कि एक तरह से सिंपलिस्टिक व्यू इन ग्रामर। सो ये जो है वो इनके अकॉर्डिंग था। एंड देन नीचे जो है वो विगोट्स्की के बारे में और बख्तिन के बारे में बताया गया है। उन्होंने जो है वो एक तरह से एक डिटेल्ड व्यू दिया था कि लैंग्वेजेस हमारे ख्यालात को किस तरह से शेप करती हैं। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया, आप इसको अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। एज सच इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताया नहीं गया, ठीक है। उसके अलावा नीचे हमारे पास टॉपिक 54 आ जाता है, लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी और हाउ स्पीकर्स ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस थिंक डिफरेंटली व्हेन स्पीकिंग। आप लोगों को इस हेडिंग से पता चल गया होगा, ठीक है, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। सो स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पर बताया गया कि द ग्रामेटिकल लेवल हैज़ बीन इन्वेस्टिगेटेड रिसेंटली बाय डेन स्लॉबिन एंड हिज एसोसिएट्स, यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट है लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी हाइपोथेसिस का, ठीक है, इसको एक्सप्लोर किया गया है बाय डेन स्लॉबिन और अदर्स, यानी कि बाकी जो थे इसके कुछ एसोसिएट्स थे इसके साथ, ठीक है, उनके थ्रू जो है वो इसको एक्सप्लोर किया गया था। उसके अलावा नीचे वो बताते हैं कि स्लॉबिन ने एक आइडिया इंट्रोड्यूस करवाया था जिसको हम थिंकिंग फॉर स्पीकिंग कहते हैं, जो कि जोर डालता था कि लैंग्वेज असरअंदाज होती है कि कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं अपने थॉट्स को, ठीक है। बट यहाँ पर नीचे वो बताते हैं कि नर दैट लैंग्वेज डिटर्मिन अवर वर्ल्ड। बट ये जो कॉन्सेप्ट था अगरचा ये साबित नहीं हुआ था कि ज़ुबान जो है वो आलमी सतह या फिर आप कह सकते हैं ग्लोबली जो एक प्लेस होती है ना उसका तयन करती है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताया गया था। उसके अलावा जो मैंने बॉस का कॉन्सेप्ट हाईलाइट किया है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वो बताते हैं कि ये जो स्लॉबिन था वो फॉलो करता है बॉस आइडियाज़ को, जो कि कहता है कि हर लैंग्वेज है वो फुली एक्सप्रेस नहीं कर सकते हमारे थॉट्स को। हमारे जो थॉट्स होते हैं, थॉट्स के ऑल एस्पेक्ट्स होते हैं ना, ठीक है, उनको फुली एक्सप्रेस नहीं कर सकती। हर लैंग्वेज फोकस करती है सिर्फ एक स्पेसिफिक पार्ट के ऊपर ऑफ कंप्लीट कॉन्सेप्ट, यानी कि जो हमारा कंप्लीट कॉन्सेप्ट है ना ये सिर्फ उसके स्पेसिफिक पार्ट के ऊपर जो है वो बेस्ड करती है। और हर लैंग्वेज है वो फुली एक्सप्रेस नहीं कर सकती हमारे थॉट के ऑल एस्पेक्ट्स को, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है। एंड देन नीचे एक एग्जांपल वो शेयर कर रहे हैं। स्लॉबिन कंपेयर्स द स्टोरीज टोल्ड बाय चिल्ड्रन 3 to 11 years of age in different countries about the same sequence of 24 pictures without words। कि स्लोबिन जो है वो जायज़ा लेता है कि किस तरह मुख्तलिफ जो कंट्रीज़ हैं उनमें 3 से 11 ईयर्स की उम्र के जो बच्चे हैं वो बग़ैर किसी अल्फाज के 24 पिक्चर्स के सेट का इस्तेमाल करते हुए कहानियाँ सुनाते हैं, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ उसने डिस्कस की। उसके अलावा नीचे वो बताते हैं कि टू इनकोड स्पेशल रिलेशन इंग्लिश स्पीकर टेंड टू एक्सप्रेस द पार्ट टेकन बाय द मोशन इन स्पेस थ्रू पार्टिकल्स एंड प्रपोजिशन एडेड टू वन सिंगल थ्रू हिम आवर द क्लिफ इनटू अ पॉन्ड। तो यहाँ पर जो बेसिक चीज़ वो बता रहे हैं कि इंग्लिश स्पीकर्स जो होते हैं वो अक्सर यूज़ करते हैं पार्टिकल्स को और प्रपोजिशंस को
अपने पाथ ऑफ मोशन या अपना जो मैसेज है उसके पाथ ऑफ मोशन को कन्वे करने के लिए पार्टिकल्स और प्रपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। सो यहाँ पर जो एग्जांपल है कि थ्रू हिम ओवर द क्लिफ इनटू अ पॉन्ड, तो ये जो चीज़ है ये यहाँ पर बेसिकली पाथ ऑफ मोशन को जो वो जाहिर कर रही है। उसके अलावा नीचे बताते हैं कि स्लोबिन कॉज लैंग्वेजेस लाइक इंग्लिश, जर्मन और डच जो है वो उसको सेटेलाइट फ्रेम्ड लैंग्वेज का नाम दिया था। इसको हम एस लैंग्वेजेस भी बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा नीचे हमारे पास जो वी लैंग्वेजेस की बात की जा रही है, जिसको हम वर्ब फ्रेम्ड लैंग्वेजेस कहते हैं, उनमें हमारे पास फ्रेंच, स्पेनिश और टर्किश लैंग्वेजेस आ जाती हैं। इसमें क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन अबाउट द मैनर ऑफ मोशन जो होता है वो इनकोड होती है मेन वर्ब में। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल बता देती हूँ कि शी वॉकड इनटू द रूम, तो इसमें मैनर ऑफ मोशन जो होगा वो वॉकड होगा, ठीक है। तो ये इसकी एग्जाम्पल थी। उसके अलावा नीचे जो है इन दोनों कॉन्सेप्ट को इकट्ठा जो है वो बताता है। हमारे पास स्लोबिन क्लेम करता है कि दैट स्पीकर्स ऑफ वी एंड एस लैंग्वेज डिफर इन देयर कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑफ मोशन इवेंट्स, यानी कि स्लोबिन ने कहा है कि स्पीकर्स ऑफ वी और एस लैंग्वेजेस इनका डिफरेंट वे ऑफ कॉन्सेप्चुअलाइजेशन है, यानी कि इनके मोशन इवेंट्स आप कह सकते हैं कि वो डिफरेंट है। जैसे कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बता दिया है कि वी लैंग्वेजेस में क्या होता है कि हम मेन वर्ब में करते हैं अपने मैसेज को कन्वे, जबकि एस लैंग्वेजेस की अगर बात की जाए, ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम जो है वो इन्फॉर्मेशन अबाउट द पाथ ऑफ मोशन होता है, ठीक है। इसको एक्सप्रेस करते हैं हम थ्रू पार्टिकल्स और प्रपोजिशन। तो ये सारा हमारा ओवरऑल कॉन्सेप्ट था। उसके अलावा जितने भी टॉपिक्स हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आई होगी। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।